दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बर्थ ऑफ खादी को डिस्कस करेंगे जो कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी में एक चैप्टर है और इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ विजुअल्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये चैप्टर बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। बर्थ ऑफ खादी ये गांधी जी की किताब एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में एक ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज है जिसमें वो चरखा और हैंडलूम यानी खादी बनाने वाले साधनों को लेकर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। 1908 में गांधी जी ने एक और किताब लिखी थी हिंद स्वराज नाम की। उस किताब में उन्होंने चरखा को भारत की गरीबी का इलाज बताया, लेकिन सच ये था कि उस वक्त तक उन्होंने ये चरखा और हैंडलूम जैसी चीज़ें, स्पिनिंग व्हील देखा ही नहीं था। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हुआ जब एक इंसान ने खुद चरखा नहीं देखा लेकिन वो इसे गरीबी का इलाज बता रहा है। तो हिंद स्वराज लिखते वक्त गांधी जी का फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पर था। उन्होंने मैनचेस्टर्स में मिलें तो देखी ही थी ना, मशीनों वाली इंडस्ट्रीज़, जिससे इंडिया के गरीब बेरोजगार हो रहे थे। तो एक चीज़ उन्हें समझ में आ गई थी कि जो चीज़ भारत के गरीब को घर बैठे काम दे वही उसकी गरीबी का इलाज हो सकता है। चरखा यानी स्पिनिंग व्हील वही एक चीज़ थी जिसका लंबे टाइम से यूज़ तो हो रहा था लेकिन अब आउट ऑफ फैशन हो गया था। तो उनको एक बेसिक बात क्लियर थी कि इंडिया की गरीबी दूर हो गई तो उसी के साथ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रूल, स्वराज आएगा। मतलब उन्होंने इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और पॉलिटिकल फ्रीडम को एक ही प्रोसेस का हिस्सा माना। ये आप समझो, जब इंसान इकोनॉमिकली फ्री होगा तभी जाके पॉलिटिकल फ्रीडम आएगी। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों जुड़ी हुई है। मतलब इवन 1915 में जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे तब तक उन्होंने स्पिनिंग व्हील नहीं देखा था। और जब साबरमती आश्रम बना उन्होंने वहाँ कुछ हैंडलूम्स लगाए, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आई कि सभी लोग जो उनके साथ में थे, कुछ तो लॉयर थे, कुछ टीचर थे, कुछ बिजनेसमैन थे, कोई भी असली वीवर, बुनाई कारीगर नहीं था। इसलिए वो बोलते हैं कि हमें एक वीविंग एक्सपर्ट बुलवाना पड़ा पालनपुर से, लेकिन वो भी पूरी स्किल हमें नहीं सिखा पाया, आधी अधूरी नॉलेज देता था। शायद उसे खुद नहीं आती थी या फिर हमें सिखाना नहीं चाहता था, ये पता नहीं। तो ऐसे में गांधी जी के एक कज़न थे मगनलाल गांधी। वो मैकेनिकल स्किल्स में बहुत नेचुरली टैलेंटेड थे। उन्होंने खुद प्रैक्टिस करके पूरा वीविंग आर्ट सीख लिया। फिर आश्रम में और लोगों को भी सिखाया, ट्रेन किया। धीरे धीरे और नए वीवर्स पैदा हो गए। आश्रम का मेन गोल ये था कि हम अपने कपड़े खुद बनाएंगे अपने हाथों से। इसलिए उन्होंने तुरंत मिल में मशीनों से बने कपड़े पहनना छोड़ दिया और फैसला किया कि इंडियन यर्न से बने हैंड वोवन कपड़े ही पहनेंगे। जब आश्रम वालों ने ये प्रैक्टिस शुरू की तो असली प्रॉब्लम्स उन्हें प्रैक्टिस शुरू करने के बाद में पता चली, क्योंकि शुरू में तो आप में काफ़ी जोश होता है, बाद में आपको पता चलता है कि वीवर्स की हालत कितनी ख़राब है। यानी सूत लेने में बहुत दिक्कत होती थी, उनके साथ में फ्रॉड होता था। जो वीवर्स थे उनके साथ में फ्रॉड होता था, उन पर कर्ज हमेशा बढ़ता ही रहता था। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बाज़ार में इंडियन सूत से बना कपड़ा आसानी से मिलता नहीं था। जितना भी अच्छा सॉफ्ट कपड़ा होता था वो सब फॉरेन यानी इंग्लैंड से बनकर आता था। इंडियन मिलें सिर्फ लो क्वालिटी यर्न ही बनाती थी, उससे अच्छा कपड़ा नहीं बनता था। तो इंडियन यर्न कोई काम में नहीं लेता था। ये मिल जो होती थी वो इंडियन यर्न काम में नहीं लेती थी। तो बहुत कोशिशों के बाद कुछ वीवर्स राजी हुए कि स्वदेशी यर्न से ही हम लोग कपड़ा बनाएंगे, लेकिन ये शर्त रख दी कि आश्रम को उनका पूरा का पूरा कपड़ा खरीदना पड़ेगा, तभी वो वीवर्स कपड़ा बनाएंगे। कोई भी अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता, कर्ज नहीं बढ़वाना चाहता अपने ऊपर। कि आश्रम वालों ने तो ये कपड़ा अपना लिया, अपने दोस्तों में भी बांट लिया। एक्चुअली सारे के सारे इंडियन स्पिनिंग मिल्स में वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से एजेंट्स बन के काम कर रहे थे। अपनी मर्जी से ये देसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे। इससे अब उनका देसी मिलों से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। देसी मिलें जो थी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। उन्होंने देखा कि मिलों का एम था, देसी मिलों का एम था कि खुद का यर्न खुद ही बुने, यानी कपड़ा खुद बनाए। मतलब मजबूरी में वो इंडियन वीवर्स के साथ में काम कर रहे थे। अब गांधी जी और उनके साथ के मेंबर्स और ज़्यादा बेचैन हो गए कि अपना यर्न भी खुद ही स्पिन करें। जब तक यर्न मिलों से लेना पड़ेगा उनकी मिलों पर डिपेंडेंसी रहेगी, डिपेंडेंट रहेंगे वो। गांधी जी को लगा कि अगर हम सिर्फ इंडियन मिलों का कपड़ा प्रमोट करते रहे तो देश की असली सेवा तो होगी ही नहीं। देश की सेवा तभी होगी जब आम आदमी अपना यर्न खुद, अपना कपड़ा खुद बनाएगा। मतलब हम कोई इंडियन स्पिनिंग मिल्स के एजेंट्स थोड़ी हैं कि जो बोलें कि विदेशी छोड़ो और देसी मिलों का कपड़ा पहनो, उनको अमीर बनाओ। आश्रम वालों की सबसे बड़ी दिक्कतें तब आई, ना तो उनको कोई चरखा मिल रहा था ना कोई स्पिनर जो उन्हें स्पिनिंग सिखाए। आश्रम में खुद व्हील्स
थे, लेकिन यूज़ कैसे किया जाए ये तो कोई बताता ही नहीं था। फिर कालिदास जावेरी ने एक औरत को ढूंढा, उन्हें स्पिनिंग सिखाएगी, लेकिन आश्रम ने एक आदमी जब भेजा जो सारी चीज़ों को जल्दी सीख लेता था, वो भी सारे सीक्रेट समझे बिना ही आ गया। वही सेम बात सामने आ रही थी, या तो उस औरत ने ना तो ढंग से सिखाया या फिर सीखना ही बहुत मुश्किल था। वक्त गुजरता गया और गांधी जी की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ती गई। जो भी मेहमान आश्रम में आता उससे स्पिनिंग व्हील के बारे में सवाल ज़रूर पूछते थे वो। अगर उन्हें लगता कि बंदे को थोड़ी भी नॉलेज है तो वो और पूछते। प्रॉब्लम ये थी, ये काम ट्रेडिशनली सिर्फ औरतें करती थी और अब ये कला लगभग ख़त्म हो चुकी थी। अगर किसी कोने में कोई पुरानी स्पिनर बची भी थी तो सिर्फ एक औरत ही उसे ढूंढ पाएगी। तो 1917 में गांधी जी की गुजरात वाले दोस्तों के साथ में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई गंगाबेन मजूमदार से। ये एक बहुत ही रिमार्केबल लेडी है, आप नोट कर लो इनका नाम। एक विडो है, लेकिन इनमें क्या स्पिरिट थी। फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कॉमन सेंस में पढ़ी लिखी औरतों से भी बहुत आगे थी। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम गोधरा कॉन्फ्रेंस के दौरान गंगाबेन को बताई। बस फिर ये लेडी जुट गई, कहीं से भी स्पिनिंग व्हील को ढूंढ कर लाएगी, स्पिनिंग व्हीलर को ढूंढ के लाएगी और इस काम को आगे बढ़ाएगी। बस ये खादी का बर्थ जो है इसी चैप्टर के अंदर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बर्थ ऑफ खादी चैप्टर समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।